अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कीजिए, नेहा तनेजा नाम से आपको मेरी प्रोफाइल वहाँ दिखाई देगी। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारे एग्जाम्स लाइनअप है, जैसे कि आपका बाग का एग्जाम, CSIR का एग्जाम, गेट का एग्जाम, मल्टीपल एग्जाम्स लाइनअप है। तो उसके लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पर। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग, वहाँ पर आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हो, सिंपली NEHA। मोरओवर 8 यूनिट्स हैं जो डिटेल में मैं इस बार आप लोगों की कवर करा रही हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ यूनिट्स जल्दी शुरू होने वाली है, तो मैं आप लोगों से बोलूँगी जितना जल्दी आप एनरोल कर लेंगे उतना बेस्ट रहेगा। ये 8 यूनिट है जो कि मैं आपको कवर कराऊंगी, राइट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल हम मूव करेंगे और पढ़ाई कुछ इस तरीके से करेंगे जो सब एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहे। Welcome back to our YouTube channel गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। I am your educator and I warmly welcomes you at गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। So guys, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 4 ऑफ क्लास 11th NCERT बायोलॉजी। तो अगर हम यूनिट 4 की बात करते हैं तो यूनिट 4 के अंदर आपकी प्लांट फिजियोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर आपके पास 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं? चैप्टर नंबर 11 दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फिर आपके पास मिनरल न्यूट्रिशन है, देन फोटोसिंथेसिस, देन रेस्पिरेशन एंड लास्ट में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हम किसी ना किसी चीज की बात करने वाले हैं जो कि ट्रांसपोर्ट होगी प्लांट के अंदर। अब आपको पता है जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो प्लांट के अंदर या तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा या फिर आप बोल सकते हो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ओके, सिंस आप जानते हो वाटर और मिनरल्स दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जब आप बात करोगे तो मेजरली हम लोग वाटर, मिनरल्स एज वेल एज उसके साथ जुड़े हुए आप बोल सकते हो फूड पार्टिकल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली वाटर टेकन अप बाय रूट हैज टू रीच ऑल द पार्ट ऑफ प्लांट। जो भी वाटर रूट्स जो एब्जॉर्ब करती हैं वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाती हैं। ठीक है, द फोटोसिंथेसिस और फूड सिंथेसिस बाय द लीव्स हैव आल्सो टू बी मूव्ड अप टू द ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग द रूट टिप्स एम्बेडेड डीप इनसाइड द सॉइल एज वेल एज जो फूड आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड आपका प्रिपेयर किया जा रहा है वो भी प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर हम लोग अबाउट वाटर, मिनरल्स एंड फूड पार्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे या फिर ट्रांसलोकेट होंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू अ वेस्क्यूलर सिस्टम। और आपको पता है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास 2 वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट है। एक वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट है दैट इज नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम की अगर हम प्राइमरी बात करते हैं तो जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स ट्रांसलोकेट करता है, एज वेल एज फ्लोएम जो होता है वो फूड को आपका ट्रांसलोकेट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस प्रोसीड थ्रू अ वेस्क्यूलर सिस्टम दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम एंड इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मींस अगर वेस्क्यूलर सिस्टम के थ्रू जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है तो आप उसे सिंपली ट्रांसलोकेशन बोल दोगे। In rooted plant, transport in xylem of water and mineral is essentially unidirectional. Rooted plants यानी कि ऐसे plants जिनके पास roots हैं। सारे plants के पास roots होती ही हैं। वो अलग बात है कि कुछ plants के अंदर आप बोल सकते हो कि root इतनी ज्यादा develop नहीं होती। तो जो rooted plants होते हैं उनके अंदर वाटर और मिनरल के लिए आपके पास जाइलम होता है जिसके अंदर यूनिडायरेक्शनल फ्लो जाता है। ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल इन अ पर्टिकुलर प्लांट फ्रॉम रूट टू स्टेम इज फाउंड। ठीक है, वहीं अगर आप ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशन की बात करते हो या फिर फूड की बात करते हो तो वो कैसे फ्लो में जाता है आपके, वो होता है मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, the mineral nutrients are taken up by the roots and transported upward into the stem. जितना भी आपके पास मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो आपकी रूट ने लिया है वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है स्टेम, लीफ एंड ग्रोइंग रीजन की तरफ।
Hormones or plant growth regulators and some chemical signals are also transported. जितने भी हॉर्मोन्स प्लांट के अंदर बनते हैं वो सभी के सभी भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. ओके, अब हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में है हमारे पास डिफ्यूजन. मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव प्रोसेस. सबसे पहले आपको याद रखना है कि डिफ्यूजन के थ्रू जो प्रोसेस होती है दैट इज पैसिव इन नेचर and may be from one part of the cell to another or from cell to cell or over the short distance. ठीक है, no energy expenditures take place. डिफ्यूजन को आपने पैसिव प्रोसेस बोला है क्योंकि यहाँ पे एटीपी का कोई भी रोल नहीं है. ठीक है, नो एटीपी रिक्वायर्ड आप बोल सकते हो. डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस. डिफ्यूजन कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम. डिफ्यूजन इज ऑब्वियस इन गैसेस एंड लिक्विड. आपको पता है डिफ्यूजन की प्रोसेस लिक्विड और गैसेस के अंदर होती है. ठीक है, डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लांट सिंस इट इज ओनली मीन्स ऑफ गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी. गैसियस मूवमेंट के लिए आपको कौन सा प्रोसेस चाहिए? डिफ्यूजन का प्रोसेस चाहिए. डिफ्यूजन रेट की अगर आप बात करते हो तो वो डिपेंड कर जाती है आपके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर. द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन सेपरेटिंग देम. मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की मेम्ब्रेन कैसी है? परमिएबल है तो किस चीज के लिए परमिएबल है? परमिएबल का मतलब हो गया कि वो किस चीज को अपने अंदर आने दे रही है. फ्लो ऑफ आयंस कैसे होंगे उसके अंदर. ठीक है, एज वेल एज टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की जब आप बात करते हो द डिफ्यूजन रेट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सब्सटेंस. तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफ्यूजन रेट जो होती है वो साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर जाती है. सब्सटेंस के साइज पे डिपेंड कर जाती है जिसे आप डिफ्यूज कराना चाहते हो. ऑब्वियसली स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूजेस फास्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जिसका भी साइज कम होगा, जिसका मास कम होगा, वो जल्दी डिफ्यूज कर जाएगा. ऑल्सो डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड. और जो डिफ्यूजन होना है किसी भी सब्सटेंस का अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, आप बोल सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जिस भी सब्सटेंस का डिफ्यूजन होना है वो किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स. ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स पे क्यों आप बोल सकते हो डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जो मेजर कंपोनेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मेम्ब्रेन का, दैट इज योर लिपिड. ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रोवाइड्स साइट्स एट विच सच मॉलिक्यूल क्रॉसेस द मेम्ब्रेन. They do not set up a concentration gradient. यहाँ पे कोई concentration gradient नहीं होता. A concentration gradient must already be present for the molecules to diffusion even it is facilitated by protein. And this process is known as facilitated diffusion. Facilitated diffusion की अगर आप बात करते हो तो ये भी without expenditure of ATP energy होता है. मतलब यहाँ पे कोई भी ATP या फिर आप बोल सकते हो किसी भी टाइप की एनर्जी का कोई भी खर्च नहीं होता. Facilitated diffusion cannot cause net transport of molecule from a low to high concentration. ठीक है, लो से हाई कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पाते फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर. ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड. दैट इज योर सैचुरेशन पॉइंट. ठीक है, ओके. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर आप बात करते हो तो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स विच रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन. ये आप बोल सकते हो कि इनहिबिटर के साथ सेंसिटिव नेचर शो करता है जो कि प्रोटीन साइड चेन के साथ रिएक्ट करते हैं. द प्रोटीन फॉर्म चैनल्स इन मेम्ब्रेन फॉर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू. ये जो प्रोटीन होते हैं वो चैनल्स का फॉर्म कर लेते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर से पास कर पाए. ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें आप क्या बोल सकते हो? पोरेंस. स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. कौन? पोरेंस. ठीक है, अब पोरेंस आर दी प्रोटीन दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन दी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड. प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन में ये जो पोर्स हैं ये कैसे हो जाते हैं? लार्ज साइज के हो जाते हैं. स्मॉल साइज के नहीं होते, लार्ज साइज के होते हैं. और लार्ज इन द सेंस कि आप ये नहीं बोल सकते कि इतने बड़े बड़े पोरेंस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है. माइन्यूट पोरेंस होंगे आप बोल सकते हो. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलाउइंग मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू. ठीक है,
Figure 11.1 shows an extracellular molecule bound to transport protein. The transport protein then rotates and releases the molecule inside the cell. Example, water channels made up of 8 different type of aquaporins. जबकि वो water channels हैं, they are made up of 8 different aquaporins. ठीक है, यहाँ पे यही चीज दिखाई हुई है आपको। अब हमारे पास आ जाता है पैसिव सिम्पोर्ट एज वेल एज एंटी सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट्स। तो इसका क्या मतलब है? सम कैरियर्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर। सब कुछ कैरियर होते हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्ट के प्रोटीन को अलाउ करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलाउ डिफ्यूजन। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या फिर कुछ कैरियर्स ही अलाउ करते हैं डिफ्यूजन को। ओनली इफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, जब दो टाइप के सेम मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर करेंगे, एक साथ चलेंगे। इन अ सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल क्रॉसेस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा, देखो सिंपली क्या बोल सकते हो, मान लो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी। ठीक है, हमने माना ए मॉलिक्यूल है एज वेल एज बी मॉलिक्यूल है। अगर इनको क्रॉस करना है कैरियर प्रोटीन को, तो मतलब ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू क्रॉस करेंगे मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि ये आपका एक कैरियर प्रोटीन है। ए वाला कैरियर प्रोटीन के थ्रू इस तरीके से जा रहा है, बी मॉलिक्यूल भी है जो वो भी इसी तरीके से जा रहा है सेम डायरेक्शन के अंदर। अगर ए और बी मॉलिक्यूल्स दोनों कैरियर प्रोटीन के थ्रू सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे कैसा ट्रांसपोर्टेशन बोलोगे? सिम्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इन अ सिम्पोर्ट बोथ मॉलिक्यूल्स क्रॉसेस मेम्ब्रेन इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो ये किसकी बात कर ली हमने? सिम्पोर्ट की। वहीं अगर अब हम बात करते हैं अबाउट एंटीपोर्ट, तो देखो एंटीपोर्ट की जब आप बात करोगे तो एंटीपोर्ट में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स होंगे ए और बी। कैरियर प्रोटीन के थ्रू क्या होगा? यहाँ पे दोनों का जो फ्लो होगा वो अपोजिट होगा, एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में होंगे। दैट मीन्स ए अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो बी आपका इस तरीके से मूव कर रहा होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्शन चेंज आ गया, तो ये आपका हो गया एंटीपोर्ट। ये देखो, ठीक है। वहीं यूनिपोर्ट की बात करते हो, दैट मीन्स कि सिंगल मॉलिक्यूल होगा। यूनिपोर्ट के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल ट्रांसलोकेट कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, so when a molecule move across a membrane independent of other molecule, that process is known as uniport। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करेगा तो उसे आप बोलोगे यूनिपोर्ट। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब आप बात करते हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इट कंज्यूम्स एनर्जी, ठीक है, या फिर इट यूजेस एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट एंड पंप मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में अगर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एनर्जी का एक्सपेंडिचर भी होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहाँ पे स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन काम करेंगे। हेंस डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्लेज अ major role in both active as well as passive proteins। ठीक है, these pumps can transport substance from a low concentration to a high concentration। ये active transport जो होगा ये क्या करेगा, आपका low concentration से high concentration की तरफ substances को transport करने में help करेगा। अब low concentration से अगर high concentration जाएगा तो उसे आप बोलते हो क्या, uphill transport। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, uphill transportation। Transport rate reaches a maximum when all the protein transporters are being used or the saturated। Transport rate कब maximum हो जाएगी, जब सभी के सभी प्रोटीन जो होंगे, ट्रांसपोर्टर्स जो होंगे, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स वो सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, यूज कर लिए जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। Like enzyme, the carrier protein is very specific in what it carries across the membrane। इसी तरीके से क्या एंजाइम जो होता है, कैरियर प्रोटीन जो होता है, एंजाइम की तरह ही वो भी काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है। These proteins are sensitive to inhibitors that react with the protein side chain। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, अगर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस को तो देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, काफी बार बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टेबल से कि
आपको बताना है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कहां पे कौन कौन सी चीजें होंगी। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या डिफ्यूजन के अंदर प्रेजेंट था? नो। ठीक है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर यस, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर भी प्रेजेंट था। फिर हाईली सिलेक्टिव की बात करते हैं तो क्या सिंपल डिफ्यूजन सिलेक्टिव था? नहीं। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट यस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट यस। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन कहां पे देखने को मिल रहा था? डिफ्यूजन में तो नहीं था, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में था और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रेजेंट था। अपहिल ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन में नहीं था, फैसिलिटेटेड में नहीं था। कहां पढ़ा था आपने अभी अभी? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। फिर रिक्वायर्स एटीपी एनर्जी। एटीपी एनर्जी की बात करते हो तो सिंपल डिफ्यूजन में वी डू नॉट रिक्वायर एटीपी एनर्जी। वी डू नॉट मतलब प्लांट्स को नहीं चाहिए। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के अंदर भी नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे आपने कितनी प्रॉपर्टीज डिस्कस करी? आपने 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। तो आपने एक चीज देखी, ये जितनी भी 5 प्रॉपर्टी थी आप इसे कैसे याद रख सकते हो? सिंपली आप याद रख सकते हो कि जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें तो किसी भी प्रॉपर्टी का कोई भी रोल नहीं था। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज रोल प्ले कर रही थी, और फैसिलिटेटेड के अंदर केवल और केवल 2 के अंदर कोई रोल नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, और चीजें आपको याद रखनी ही है क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट प्लांट वाटर रिलेशंस। अब प्लांट वाटर रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कि वाटर क्यों असेंशियल है। ठीक है, सो वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। सारी की सारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही है, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिसॉल्व। ये एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करता है वाटर जिसके अंदर सभी के सभी सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं इजीली। The protoplasm of cell is nothing but water in which different molecules are dissolved. आपको पता है एक सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है that is also made up of water, मतलब ज्यादातर वहां पे कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। वहीं अगर आप कुछ फ्रूट्स की बात करते हो लाइक वाटरमेलन, आप सिंपली बोल सकते हो एक सेल ही है वाटरमेलन, एक लार्ज सेल, उसके अंदर अबाउट 92% ऑफ वाटर कैन बी फाउंड, as well as in case of herbaceous plant have only about 10 to 15% of its fresh weight as dry matter। ठीक है, ये बात हुई आपकी प्लांट के केस में वाटर की। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल प्लांट टेक अप ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डेली, बट मोस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट इन द एयर ड्यू टू एवापोरेशन फ्रॉम लीफ, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स, आप ये बोल सकते हो सभी के सभी प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड ड्यू टू दी एवापोरेशन थ्रू एयर, जिसे आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन, उनके अंदर वाटर का लॉस हो जाता है। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 लीटर ऑफ अ वाटर इन अ डे। देखो, एक मैच्योर कॉर्न का जो प्लांट होता है वो ऑलमोस्ट 3 लीटर पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एक दिन के अंदर, जबकि मस्टर्ड प्लांट की अगर आप बात करते हो तो अब मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वे इन अबाउट 5 आवर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, डेटा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। Because of this high demand of water, it is not surprising that water is often limiting factor for the plant growth and productivity in both agriculture and natural environment. तो इस वजह से अब आपने देखा कि प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट कितने ज्यादा अमाउंट में है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो वाटर है वो हमेशा ही एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह बिहेव करता है। किसके केस में? वाटर बिहेव्स एज अ लिमिटिंग फैक्टर। आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह आप बोल सकते हो बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्लांट को बहुत ज्यादा अमाउंट पे वाटर की रिक्वायरमेंट है फॉर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन नेचुरल एनवायरमेंट। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे इसे कंक्लूड करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एज वेल एज अगर आपको लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।